नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी भूगोल की पुस्तक का सेकंड चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो बच्चों, हम इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये जाना कि भूमि के प्रयोग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या वितरण क्यों है, जिसे हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? हमने ये जाना कि अलग अलग जगहों पर संसाधनों की उपलब्धता भी अलग अलग होती है, इसलिए जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग होता है। तो बच्चों, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। आपको पता है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, डिमांड्स भी बढ़ती हैं। आप अपने ही गांव में देखते होंगे कि जो भूमि आज से 5-7 साल पहले किसी और मकसद के लिए प्रयोग होती थी, जैसे कृषि के लिए प्रयोग होती थी या चरागाहों के लिए प्रयोग होती थी, आज वहाँ पर मकान बन चुके हैं, कुछ दुकानें बन चुकी होंगी या कोई निर्माण हो गया होगा। तो यहाँ पर हम इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपकी पुस्तक में ही दिया गया ये चित्र है, चित्र 1, 2, 3 और 4। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कृषि के लिए भूमि प्रयोग हो रही है, वही भूमि है। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, गांव की ज़रूरतें बढ़ी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क आया। ट्रैक्टर आ गए, पहले लोग हल लेकर चले हुए हैं, ये हट्स बनी हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, पक्के मकान बन गए, बिजली की उपलब्धता भी हो गई। उसके बाद कुछ समय बाद और ज़रूरतें बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की और ज़रूरतें बढ़ी, तो ये देखो चौराहा बन गया। अब खेत कहाँ गए? खेतों में मकान बन गए। यहाँ पे जो भूमि थी इसको समतल करके यहाँ पर भी मकान बन गए और कुछ समय के पश्चात ये एक शहर का रूप ले लिया है। तो जो आज बड़े बड़े शहर बसे हैं वो शुरू से शहर नहीं थे। वहाँ पर भी कभी खुली भूमि हुआ करती थी, कभी जंगल हुआ करते होंगे, कभी कृषि योग्य भूमि हुआ करती होगी। पर जैसे जैसे मानव की ज़रूरतें बढ़ी, द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो उस हिसाब से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन आते चले गए। बच्चों, मनुष्य की गतिविधियों की वजह से भूमि के ऊपर बहुत अधिक खतरा भी है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। इसको आप समझ पा रहे होंगे। निम्नीकरण क्या होता है? जिस भूमि के ऊपर बार बार हम कृषि कर रहे हैं या मकानों का निर्माण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़मीनों को खोद रहे हैं, समतल कर रहे हैं। भूस्खलन भी हो रहा है, भूमि खिसक रही है, मृदा अपरदन हो रहा है। मरुस्थलीकरण क्या होता है? जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो वहाँ पर उस ज़मीन को पकड़ने के लिए वृक्षों की जड़ें नहीं बचती हैं। और बहुत अधिक इलाके में अगर इस तरह का काम हो जाए, पेड़ों की कटाई हो जाए, तो वहाँ पे बारिश भी प्रभावित होती है, भूमिगत जल भी प्रभावित होता है। तो धीरे धीरे ज़मीन बंजर, जिसे हम मरुस्थलीकरण कह देते हैं, बंजर हो जाती है। तो ये सारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरे हैं। तो बच्चों, हमें भूमि संसाधन, क्योंकि हमारे तो सारे कार्य होते ही भूमि पर हैं, हमें फसलें भूमि से मिलती हैं, हम रहते भूमि के ऊपर हैं, तो इन जो लैंड रिसोर्सेज है इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। अब भूमि को संभालना बहुत आवश्यक है। हमारे पास वैसे ही पूरी पृथ्वी पर 30% भूमि है, उसमें से बहुत अधिक भूमि के ऊपर तो रहने की परिस्थितियां नहीं हैं। तो जो भूमि हमारे पास है उसी के ऊपर ही निर्माण होगा, उसी के ऊपर ही फसल होगी, उसी के ऊपर ही सारे कार्यकलाप होंगे, वहीं पे फैक्ट्रियां लगेंगी। तो किस तरह से भूमि के प्रयोग को हम समझदार तरीके से कर सकते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कर सकते हैं? वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक, ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिससे हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। लैंड कंजर्वेशन के लिए वन रोपण, एफोरेस्टेशन मतलब अधिक से अधिक वन लगाएं, भूमि उद्धार करें, लैंड रेक्लामेशन कहते हैं इसको। उद्धार कैसे होगा ये, इसके लिए भी आगे हम गतिविधियां भी पढ़ेंगे।
परंतु मोटे तौर पे आप भी देखते हैं आपके घरों में या गांव में किस तरह से भूमि की संभाल की जाती है। जहां पर पानी के बहाव का क्षेत्र होता है वहां पर हम जिसको बोलते हैं मेड़े बनाते हैं और भूमि को बहने से रोकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बहुत बढ़ गया है, तो ये कम किया जाए। रासायनिक उर्वरकों की जगह हम जैविक कृषि की ओर ध्यान दें। जो पशुओं का गोबर होता है उससे भी खाद बनती है, कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं हम, और वैज्ञानिक तरीके अपना सकते हैं जिससे भी हम जो मृदा है, भूमि है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और अतिचारण पर रोक। कई जगहों पे क्या होता है, अतिचारण मतलब बहुत अधिक पशुओं को चराया जाता है, उससे भी वहाँ पर नई वनस्पति पैदा नहीं हो पाती और धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाती है और मरुस्थल बनने की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इस तरह के कुछ सामान्य तरीके अपनाकर हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अगला रिसोर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है मृदा। मृदा आप जानते हैं भूमि की सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। ये हमने तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। मतलब भूमि को जो हम समझ पाते हैं वो हम सारी ज़मीन को मानते हैं, तो सारी ज़मीन के ऊपर जो भी ऊपरी परत है उसको हम मृदा कहते हैं। और यहाँ पे बड़े सुंदर चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि मृदा में होता क्या क्या है। अगर ये भूमि है तो इसमें एक नीचे परत होती है जो इसकी होती है जनक चट्टानें, जिन रॉक्स की वजह से ये भूमि बनी होती है। अब इसके ऊपर अपक्षयी चट्टानी पदार्थ जो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं, और बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। इसके ऊपर भी क्या होता है, कोई धूल के कण, कुछ बह के आ गया, यहाँ पे जम गया, और पत्ते वगैरह भी यहीं पे गिरते हैं, तो वो सब सड़ गल के जो भी ऊपर ऊपर जमता रहता है वो इसकी अगली परत बनती है। और सबसे ऊपर होते हैं ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। सबसे ऊपर ही खेतीबाड़ी होती है, जंगल भी यहीं पे लगते हैं और यहीं पे हम सारे निर्माण भी करते हैं। इसको थोड़ा खोद लेते हैं निर्माण करते वक्त, परंतु ये जो ऊपरी सतह है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, यहीं पर हमारी सारी गतिविधियां होती हैं। परंतु ये जो नीचे की सतहें हैं ये इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर भी आपको समझाया गया है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये मृदा है, तो इसमें जनक शैल जो हमने पढ़ा, सबसे नीचे की परत थी जनक शैल, उसके रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब जो उसकी सबसे ऊपर की परत है ना, जहाँ पे हमने बोला कि ह्यूमस होती है, यहाँ की ऐसे हमने मृदा की अलग अलग परतों के बारे में पढ़ा। तो क्या क्या प्रभावित किया, जो इसकी जनक शैल होते हैं, जो सबसे नीचे की रॉक्स होती हैं, वो इस प्रभावित करते हैं कि इसमें क्या खनिज होंगे, इसका रंग कैसा होगा, गठन कैसा होगा, इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे। अगर वहाँ पे ढाल है या वहाँ की जो क्षेत्रीय वातावरण है वो भी उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, किस तरह के प्राणी पाए जाते हैं, किस तरह के सूक्ष्म जीव हैं, वो भी उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा कितनी होती है, यह भी मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और इसके अलावा समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मतलब जितना अधिक समय बीतेगा उतना ही उसके ऊपर अपक्षय अधिक होगा, तो वो मृदा की मोटाई को प्रभावित करेगा। तो ये कुछ कारक हैं जो मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। Here you can understand the factors affecting soil formation। जैसे कि हमने पहले समझा, सॉइल, इसको पेरेंट रॉक्स, जो सबसे नीचे की रॉक्स होती हैं, दे डिटरमिन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंटेंट
परमेबिलिटी। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं मृदा की गुणवत्ता को। रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमिन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो जो वहाँ की ऊंचाई होती है, स्लोप होती है, जो ढाल किस तरह की है, ये भी मृदा को प्रभावित करती है। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर किस तरह की अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, किस तरह के फ्लोरा है, फोना है, मतलब किस तरह के जीव जंतु हैं वो भी, और किस तरह की वनस्पति है, और किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं वो भी ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो वहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर भी मृदा को प्रभावित करता है। और टाइम डिटरमिन्स थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जितना समय बीतता है उतना ही वो मृदा की परत मोटी होती चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डू द वर्कशीट। जय हिंद, जय हिमाचल।